हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने दो प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम पर बात की थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, उसको हमने समझा। और दूसरा हमने भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है, उस पर भी बात की। और दोनों के हमने अच्छे गुण और दोष भी समझ लिए थे। आज के इस क्लास में हम दो प्रकार की तुलनाएं पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, क्या तुलनाएं हैं। और दूसरा हम देखेंगे भारत और ब्रिटेन में प्रणाली तो संसदीय है, लेकिन दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में क्या तुलना की जा सकती है। तो इसको हम टेबल के फॉर्म में करेंगे, जैसा अपना पारंपरिक तरीका है। एक तरफ हम लिखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, इसमें चाहे इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाए, चाहे अध्यक्षात्मक सरकार कहा जाए, ये दोनों एक ही बात होते हैं, शासन प्रणाली या सरकार की प्रणाली। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इन दोनों में हम तुलना करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से मेंस में आ सकता है कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली का तुलनात्मक जो है मूल्यांकन कीजिए, और ये देखिए, टिप्पणी कीजिए या विश्लेषण कीजिए कि भारत के संदर्भ में कौन सी प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। तो जब दोनों में हम तुलना कर लेंगे तो आसानी से इन ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर आपने पिछली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आपको वो दो क्लासेस देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ विभेद करके बताएंगे, क्योंकि पीछे हम पूरा डिटेल में दोनों को समझा चुके हैं। तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर एकल कार्यपालिका पाई जाती है, एकल कार्यपालिका। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे, समझते हुए चलेंगे, हालांकि इसको डिटेल में हम समझा चुके हैं। एकल कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि राष्ट्राध्यक्ष और शासन का प्रमुख, यानी राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। इसका अर्थ क्या है? एकल कार्यपालिका का मतलब है कि राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट प्रमुख, एवं शासन का प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। इसको एकल कार्यपालिका कहा जाता है। यही प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, क्योंकि उसमें जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और उसी के नाम से कार्य किए जाते हैं, और वही शक्तियों का मुख्य स्वामी भी होता है। तो राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। और दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है? दो कार्यपालिकाएं हो जाती हैं, यानी कि एक तो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख जो होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति हो सकता है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति बता रहा हूँ, वैसे किसी देश में दूसरा भी हो सकता है। जैसे अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो वहाँ पर राजा होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति हो सकता है। और शासन का प्रमुख, यानी सरकार का, शासन का प्रमुख कहें चाहे आप जो है उसका कहें, सरकार का, ये होते हैं प्रधानमंत्री। दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं इसमें, इसीलिए दो कार्यपालिकाएं बन जाती हैं। जो राष्ट्रपति जिसका प्रमुख होता है उसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि उसके नाम से शासन किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका, कार्यपालिका। और जो प्रधानमंत्री होता है इसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि सभी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो इसी के पास में होती हैं, इसी पद पर रहती हैं। ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं संसदीय प्रणाली में, दोहरी कार्यपालिका में, वहाँ राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। जैसे ब्रिटेन में
राजा जो होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, और भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, और वो सलाह बाध्यकारी भी है। भारत के संदर्भ में भी अगर देखें और इंग्लैंड के संदर्भ में, तो दोनों जगह जो है वो बहुत सीमित शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास में। मंत्रिपरिषद की सलाह को अगर वो ना मानना चाहे तो बहुत कम पावर्स हैं उसके पास में, मानना ही पड़ेगा। और अभी भारत में अगर देखें तो 42वें संविधान संशोधन के बाद में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना तो बिल्कुल बाध्यकारी कर दिया गया है। तो ये 2 कार्यपालिकाएं हो जाती हैं, यहाँ पे 1 कार्यपालिका होती है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति कौन होता है? यहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति होता है। उदाहरण हम अगर देना चाहें तो ये अमेरिका लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है भारत एवं ब्रिटेन जो है आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर कार्यपालिका और विधायिका के संबंध को लेकर के है। जो एकल कार्यपालिका वाला सिस्टम होता है, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, इसमें विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही पृथक होते हैं। इसमें कार्यपालिका विधायिका से संबंधित नहीं होती है, न्यायपालिका भी पृथक होती है, यानी तीनों पृथक होते हैं। इधर क्या होता है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका जुड़े होते हैं और न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका में जो है संबंध पाया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर जो है कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। और भारत में क्या है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो भारत हो, दोनों जगह कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो विधायिका के जो निचला सदन है, जो लोकसभा है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको पीछे हम बता चुके हैं। तो कार्यपालिका क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है, जो राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद होता है, वो विधायिका के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक तो ये आपने समझा, दूसरी चीज़ ये होती है कि इधर जो अध्यक्ष वाले में होता है, इसमें जो कार्यपालिका और विधायिका है, इसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं, यानी इनमें कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका का ही विधायिका में से ही निकलती है, यानी कि इसमें जो मेंबर कार्यपालिका में आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वगैरह, वो विधायिका के भी मेंबर होते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अलग अलग होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि एकल सदस्यता है। यहाँ पर एकल सदस्यता, एकल सदस्यता का मतलब ये है कि कार्यपालिका के जो मेंबर हैं, कार्यपालिका के सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों लोग सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, यानी कि वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता है और ना ही कांग्रेस के सत्र में वो भाग लेता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकलती है, यानी इसके सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के भी सदस्य हैं, यानी वो संसद के सदन के मेंबर भी हैं, एमपी हैं। तो वो एक जगह पर जब वो विधायिका में बैठते हैं तो वहाँ पर वो विधि निर्माण भी करते हैं, और बाद में जब वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं तो वो कार्यपालक हो जाते हैं। तो दोहरी भूमिका निभाते हैं, दोनों काम करते हैं। यहाँ पर विधायिका अलग है, विधि बनाने वाले लोग अलग हैं, और कार्यपालिका यानी उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, और ऐसा जरूरी है,
विधायिका के भी सदस्य होते हैं। अगर वो विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो फिर कार्यपालिका में भी नहीं आ सकता है। आप देखोगे कि जो एमपी नहीं है वो मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, पहले उसको विधायिका में आना पड़ेगा। एमपी जीत करके आएगा विधायिका में और फिर उसी में से कार्यपालिका निकलेगी। और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, जो विधायिका में है वो कार्यपालिका में नहीं जाएंगे। तो ये एक अंतर, एक डिफरेंस है। और देखिए यहाँ पर शासन के जो तीनों अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो पूरी तरीके से पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पर शासन के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका तो पृथक्करण का पालन करती है, यानी कि वो पृथक है, स्वतंत्र है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेंबर सेम हैं इसीलिए। तो ये जो है एक दूसरे पर ओवरलैपिंग भी करते रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल पृथक जो है शक्तियों का विभाजन नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल पृथक है। तो यहाँ पर क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया गया है और यहाँ पर स्पष्ट है, यानी कि पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। इसको हम डिटेल में बता भी चुके हैं। तो ये इतनी चीज़ें देखी। अब देखिए यहाँ पर चूँकि विधायिका में से कार्यपालिका आती नहीं है, राष्ट्रपति अलग से उसका, देखो विधायिका का इलेक्शन अलग होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन अलग होता है। राष्ट्रपति जीत के आता है, जो उसके मेंबर्स, पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन का विधायिका के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। विधायिका के मेंबर अलग हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन अलग है, वो कार्यपालिका का इलेक्शन है, और विधायिका का इलेक्शन अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुमत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरी तरीके से अलग निर्वाचित होकर के आता है और फिर वो अपनी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो इलेक्शन लड़के नहीं आए होते हैं, वो नियुक्त करता है। यानी सिर्फ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसके बाद में वो मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर लेता है, किसी भी व्यक्ति को वो मंत्री बना लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुमत जैसी, बहुमत दल का शासन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और इसीलिए कार्यकाल निश्चित होता है, क्योंकि बीच में बहुमत गिरने का डर नहीं होता है। इधर हम जो देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, विधायिका का इलेक्शन होता है और उसी विधायिका में से जो है वो कार्यपालिका निकल करके आती है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो मंत्री और ये प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, ये बहुमत वाले दल के बनते हैं, जिस दल का बहुमत होता है। तो इधर बहुमत जैसी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ गठबंधन भी हो सकता है, बहुमत गिर भी सकता है, बीच में ही सरकार गिर सकती है, कार्यकाल स्थायी नहीं होता है। तो इतने पॉइंट हमने देखे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर, ये जो उत्तरदायी नहीं, इसलिए गैर उत्तरदायी सरकार आप लिख सकते हो। गैर उत्तरदायी सरकार यहाँ पे बनती है और यहाँ पे जो है उत्तरदायी सरकार बनती है। उत्तरदायी सरकार, आपसे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, उत्तरदायी सरकार किसकी विशेषता है, तो वो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यहाँ पे एकल सदस्यता है, यहाँ पर दोहरी सदस्यता है, दो जगह मेंबर हैं, वही दोहरी सदस्यता। तो ये इतने पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट जो कार्यकाल से रिलेटेड है, वो क्या है। बहुमत दल का शासन होता है और इसमें अध्यक्षात्मक में बहुमत जैसी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर सरकार का कार्यकाल जो होता है वो स्थायी है, परमानेंट है। 4 साल होता है अमेरिका में, तो पूरा 4 साल कांग्रेस की जो राष्ट्रपति का शासन है वो चलता है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, बहुमत गठबंधन जैसी प्रणाली नहीं होती है, प्रणाली नहीं है। तो इस वजह से क्या है, कार्यकाल स्थायी है। इस वजह से क्या होगा, कार्यकाल जो होगा वो स्थायी होगा, परमानेंट है। 4 वर्ष जो है होता है कार्यकाल वहाँ के राष्ट्रपति का, तो पूरा 4 वर्ष वो पूरा करते हैं। अगर बीच में किसी वजह से जो है वो राष्ट्रपति, मान लिया उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य कारण, तो वो पद उपराष्ट्रपति के द्वारा भर दिया जाता है और शेष पूरा कार्यकाल, मान लेते हैं 2 साल अभी कार्यकाल बचा है, तो पूरा 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यानी पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है
तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनता है, उसके बाद इलेक्शन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली में क्या है, यहाँ पर बहुमत प्रणाली है। यहाँ पर जो है बहुमत दल का शासन होता है, दल का शासन होता है। और इस वजह से चूँकि बहुमत पर ही सरकार बननी है, तो यहाँ गठबंधन जैसी चीज़ भी आ जाएगी और सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में गठबंधन टूट सकता है, बीच में बहुमत गिर भी सकता है। तो बहुमत दल का शासन होता है और यहाँ पर गठबंधन भी है एवं सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल अनिश्चित है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि कब गिर जाएगी, अनिश्चित है। तो जब कार्यकाल निश्चित होगा तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें नीतियों की निरंतरता पाई जाएगी, जो नीति बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म की बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नीतियों की निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, और यहाँ पर नीतियों की निरंतरता नहीं रह जाएगी। जाहिर सी बात है, सरकार बीच में गिर जाएगी तो नीतियाँ बदल जाएंगी, नीतियों की निरंतरता नहीं होती है, निरंतरता नहीं पाई जाती है। तो एक ये अंतर बन जाएगा आपका, तो एक दो अंतर इसमें आ गए आपके। अब एक चीज़ और हो सकती है, देखिए इधर जो है राजनीतिक एक रूपता नहीं होगी, और चूंकि यहाँ पर एक दल का शासन होता है इसलिए इधर राजनीतिक एक रूपता पाई जाएगी। यहाँ पर जो है राजनीतिक एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं है, और यहाँ पर क्या है, राजनीतिक एक रूपता है, राजनीतिक एक रूपता है। एक ही दल का शासन बनेगा तो राजनीतिक एक रूपता पाई जाएगी। लेकिन जो अध्यक्ष वाली शासन प्रणाली होती है, इसमें एक चीज़ और आपको जाननी है, जो अंतर बनेगा वो ये है कि यहाँ पर चूँकि अध्यक्ष जो बन जाता है, यानी जो राष्ट्रपति बन जाता है, वो अपनी मर्जी से मंत्रियों का चुनाव करता है, तो वहाँ पर वो अच्छे टैलेंटेड लोगों के भर्ती किए जाने की संभावना जो है वो बन जाती है। यानी मंत्री एजुकेटेड हो सकते हैं, मंत्री जो है टैलेंटेड, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर जो है विशेषज्ञों द्वारा शासन की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं आप विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है, विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जा सकता है, विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। और यहाँ पर अकुशल शासन की संभावना ज़्यादा है, अकुशल शासन की संभावना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री आप अलग से किसी को नहीं बना सकते हैं, जो जीत के आए हैं मेंबर उन्हीं में से मंत्री बनाया जाना है। तो हो सकता है कि वो लोग अच्छे राजनीतिज्ञ हों लेकिन अच्छे जो है स्किलफुल व्यक्ति न हों। तो यहाँ पर अकुशल व्यक्तियों को जो है हो सकता है मंत्री बनने का अवसर मिल जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर विशेषज्ञों को ही वो बनाएंगे, क्योंकि उनका इलेक्शन जीतना ज़रूरी नहीं है उन लोगों का, तो यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन एक कमी भी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक कमी का अंतर यह आएगा कि इस साइड में यहाँ पर जो है जो प्रतिनिधित्व है वो सीमित हो जाता है। चूँकि मंत्रिपरिषद है वो इलेक्शन लड़के नहीं आती है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बना सकता है। तो हो सकता है कि ऐसे में पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में ना आ पाए, मंत्रिपरिषद में ना आ पाए। विधायिका में तो आएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद में हो सकता है कि वो सीमित लोगों तक ही वो सरकार सीमित हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर पर चूँकि मंत्री जो वही बनते हैं जो जीत करके इलेक्शन आए होते हैं, तो इसमें पूरे देश के हर वर्ग, हर जाति, धर्म, समाज के प्रतिनिधि उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। इधर क्या होगा, सीमित प्रतिनिधित्व रहेगा, सीमित प्रतिनिधित्व, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाएगा। अब इस प्रणाली में एक और दोष है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति निरंकुश हो जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है और राष्ट्रपति उत्तरदायी भी नहीं है विधायिका के प्रति, इसलिए यहाँ निरंकुश शासन की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर चूँकि कार्यकाल अनिश्चित है, बहुमत पर है और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी है सरकार, इसीलिए यहाँ पर निरंकुश शासन होने की संभावना कम है। तो यहाँ पर क्या है, निरंकुश शासन की संभावना है, निरंकुश शासन की संभावना
और यहाँ पर क्या है, निरंकुश शासन की संभावना कम है। निरंकुश शासन की संभावना कम है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख जो अंतर हैं अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में, उसको हमने देखा। तो इतना काफ़ी है। इतने अंतर अगर आप थोड़ा और शब्द सीमा बढ़ाना चाहें तो इसको थोड़ा और डिफाइन भी कर सकते हैं। इन पॉइंट को अलग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ एक ही को लेकर के। जैसे संसदीय शासन प्रणाली पे ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसमें सभी आ गए हैं, गुण भी आ गए हैं, दोष भी आ गए। इनको सिर्फ आपको थोड़ा विस्तार में लिखना होगा। तो ये हमने कर लिया। अब दूसरा जो तुलना हमने करनी है वो ये है कि भारत एवं ब्रिटेन में दोनों जगह यही प्रणाली है संसदीय वाली। अब वहाँ पर अध्यक्षात्मक की कोई बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे भारत एवं ब्रिटेन में दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है। एक्चुअल में पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप ही ब्रिटेन ने किया है, यूके ने, और वहाँ का ही सिस्टम हमने अपने वहाँ जो है लिया है, लेकिन पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया है। हमारे यहाँ कुछ अलग उसमें डिफरेंस है। तो उन डिफरेंस को हम देखेंगे कि भारत और ब्रिटेन की प्रणाली में क्या अंतर है। इस पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम जो अगला तुलना करेंगे वो भारत और ब्रिटेन के बीच में करेंगे। देखिए, भारत ने जो ब्रिटेन की प्रणाली को अपनाया उसके पीछे कुछ कारण ये रहे कि इस शासन व्यवस्था से हम परिचित थे, क्योंकि ब्रिटेन का ही हमारे ऊपर शासन था जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो उसी व्यवस्था को हमने जाना समझा था, इसीलिए हमने उसको अपनाया। और हम ये चाहते थे कि भले ही सरकार स्थायी न हो लेकिन एक उत्तरदायी सरकार बने जो जवाबदेह हो, इसीलिए हमने संसदीय मॉडल को अपनाया था। तो कुछ चीज़ें हमारे और ब्रिटेन में अंतर हैं, तो वो देखिए क्या अंतर है, उसको भी हम इसी टेबल फॉर्म में ही देखेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे भारत की संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे एक पहला अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि भारत में जो है गणराज्य है, गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में जो है वो राजशाही है। वहाँ अब भी राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राजा या रानी होता है, और भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है और वो राष्ट्रपति के रूप में है। तो भारत में क्या है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, आनुवंशिक नहीं है, निर्वाचित होता है। और निर्वाचित होने का मतलब हम क्या हैं? हम गणराज्य हैं, गणतंत्र हैं। गणराज्य होने का या गणतंत्र होने का मतलब ही यही है कि हमारे देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा उसको हम नाम राष्ट्रपति देते हैं। वो निर्वाचित होता है, इलेक्शन लड़के आता है, और वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है, यानी उसका कार्यकाल भी निश्चित है, निर्वाचित है और कार्यकाल निश्चित है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार निर्वाचित हो गया तो जीवन भर रहेगा। उसका कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है उतना ही रहेगा और वो इलेक्शन लड़ करके आएगा। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख अलग अलग होता है, वो तो सेम है, लेकिन वहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं होता है। तो राष्ट्र का प्रमुख इधर क्या है? राष्ट्र का प्रमुख वहाँ पर क्या होता है? वहाँ राजा या रानी, क्वीन या किंग होते हैं, और ये निर्वाचित नहीं है। ये किस प्रकार से हैं? ये आनुवांशिक हैं, यानी इन्हीं के आगे वंशज जो है वो राजा रानी बनते हैं, और कार्यकाल आजीवन रहता है इनका। कार्यकाल जो होता है वो आजीवन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 5 साल के राजा बने, जब उनकी अगली पीढ़ी राजा बनेगी तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। आजीवन का मतलब यह है कि जब तक उनका पुत्र या पुत्री को राजा नहीं घोषित कर दिया जाएगा, उसका कोरोनेशन नहीं हो जाएगा, तब तक वो राजा या रानी, वही किंग या क्वीन बने रहेंगे। तो ये हमारा अंतर है। तो ये हो गया गणराज्य, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर राजशाही हो गई, यहाँ पर राजा रानी है, यानी कि अभी यहाँ पर जो है मोनार्की है। तो एक अंतर ये हो गया, सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरा देखिए, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर
जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन हैं, निचला सदन और उच्च सदन। तो निचला सदन जो होता है वो लोकसभा और उच्च सदन जो है राज्यसभा। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लें तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। इसी प्रकार से अगर वर्तमान में हम देखें तो लोकसभा के मेंबर हैं। तो यहाँ पर चाहे लोकसभा के मेंबर हो और चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, दोनों ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में ये बाध्यता है कि वहाँ पर लोअर हाउस जो होता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, उसी का मेंबर ही प्रधानमंत्री बन सकता है, अपर हाउस का नहीं बन सकता है। तो एक अंतर ये निकल के आएगा कि यहाँ पर जो पीएम है, पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। जैसे भारत में क्या है, भारत में संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कहीं से भी पीएम हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री केवल जो लोअर हाउस है यानी निम्न सदन और निम्न सदन को ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट का निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो उच्च सदन वहाँ पर होता है जिसको अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं, उसके जो है पार्लियामेंट में उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यहाँ पर केवल निम्न सदन का सदस्य होता है। वहाँ पर उच्च सदन का जो सदस्य होगा उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। तो ये शर्त है, मतलब ये एक अंतर है दोनों में। तो ये 2 प्रमुख अंतर हैं। तीसरा अंतर देखिए, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर संसद को सर्वोच्च नहीं माना गया है, यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना गया है। जो भी लिखित संविधान वाले देश होते हैं वहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है। तो हमारी प्रणाली में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ पर क्या है, संविधान सर्वोच्च है। हम इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। लेकिन जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, अलिखित संविधान है, तो यहाँ पर संसद को पावर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर संविधान से ऊपर संसद है, संसद सर्वोच्च है यहाँ पर। तो एक ये अंतर है। अगला अंतर है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हमारे यहाँ जो भारत का संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर जब किसी को मंत्री बनाना होता है तो 6 महीने तक वो मंत्री बन सकता है, भले ही वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। 6 महीने तक वो मंत्री के पद पर रह सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए और वो किसी भी सदन का मेंबर ना हो, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का, तो वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। उसके बाद में वो या तो चुनाव लड़ करके लोकसभा का मेंबर बने या राज्यसभा का बने। तो जैसे भी हो उसको मेंबर बनना 6 महीने के बाद ज़रूरी है, अन्यथा वो नहीं रहेगा मंत्री। यहाँ पर सामान्यतः जो होता है वो ये होता है कि जो सदस्य होते हैं पहले से, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। तो एक अंतर ये हम नोट करेंगे कि बिना संसद का सदस्य हुए, संसद का सदस्य बने, बिना बने कितने दिन के लिए, 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। और यहाँ पर सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, जो पहले से हों। संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। तो ये अंतर आ जाता है। अब एक अंतर ये है कि अपने वहाँ जब कोई विधेयक एक्ट बनता है जा करके, तो उस पर केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के गया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या होता है, यहाँ काउंटर सिग्नेचर की प्रणाली है। वहाँ पर जो मंत्री होता है, मंत्री को भी काउंटर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर जो है उसकी कानूनी एक जो है एक प्रकार से प्रतिबद्धता है, लेकिन भारत में जो है उसको कानूनी प्रतिबद्धता से मुक्त रखा गया है मंत्रियों को। तो एक अंतर हम ये नोट करेंगे कि इसके नीचे के मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मैं मिटा रहा हूँ यहाँ के ऊपर जो मुख्य 2 हैं वो हम लिखे रहने देंगे, इसी में आ जाएगा। 2 ही अंतर और बताने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो विधेयक होता है, जो पारित होता है, विधेयक पर केवल राष्ट्रपति के साइन होते हैं, केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसी से वो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मंत्रियों को कानूनी वैधता जो है कानूनी जिम्मेदारी में रखा गया है और यहाँ पर उसके काउंटर सिग्नेचर होते हैं, यानी उस पर राजा भी साइन करता है और मंत्री भी साइन करता है। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रियों को इससे मुक्त नहीं रखा गया है, मंत्रियों के भी प्रति हस्ताक्षर जरूरी हैं, प्रति हस्ताक्षर जरूरी हैं। जब भी कोई एक्ट बनेगा जाकर उस पर तो किंग के भी साइन होंगे और संबंधित मंत्री के भी साइन होंगे, तो उनकी कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है उसको लेकर के। अब देखिए एक चीज़ और है, एक होता है छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट क्या होता है, जिसे भारत में आप देखते हो तो जो बहुमत दल की सरकार जो बनती है वो अपना एक कैबिनेट बनाती है, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी सब मंत्रिमंडल अपना पूरा बनाते हैं तो कैबिनेट होती है। लेकिन विपक्ष होता है जो वो विपक्ष कोई अपना कैबिनेट नहीं बनाता है, लेकिन ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है। वहाँ पर जो सरकार बनती है वो तो अपना कैबिनेट बनाते ही हैं, जो विपक्ष में बैठता है दल वो भी अपना एक कैबिनेट बनाते हैं जिसको शैडो कैबिनेट कहते हैं, यानी छाया है वो। और वो भी सभी मंत्रालय बांटते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय देखेंगे, ये फला मंत्रालय देखेंगे, यानी विपक्ष भी अपना एक कैबिनेट बनाता है। और उन मंत्रियों का काम क्या होता है, जो इधर शासन के मंत्री हैं उन पर नज़र रखना, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वास्थ्य विभाग के ही मामलों पर अपना पक्ष रखेगा, उसी की निगरानी करेगा। इससे क्या होता है, जो शासन का मंत्री है उसको ये लगता है कि एक पार्टिकुलर आदमी हमारे ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल हमारी निगरानी करने में, यानी वो स्वास्थ्य मंत्री है असली वाला। तो एक शैडो स्वास्थ्य मंत्री भी है जो बिल्कुल उसी पे नज़र गड़ाए हुए कि तुम क्या बना रहे हो, क्या, उसमें ही वो जांच अपनी कर रहा है। तो एक एक आदमी सभी, यानी आप इस तरह कह सकते हो कि मंत्रियों के पीछे एक एक मंत्री लगा देता है विपक्ष कि आप बस इसी विभाग में लगे रहो इन्हीं के पीछे, तो शैडो कैबिनेट उसको बोलते हैं। तो भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी छाया मंत्रिमंडल नहीं होता है, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट नहीं, ऐसी कोई चीज़ भारत में नहीं है। और यहाँ पर जो है विपक्ष, जो विपक्ष होता है, विपक्ष भी एक मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्रिमंडल बनाता है। वैसे ये व्यवस्था ठीक लग रही है, इसको छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है, छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट। तो इस प्रकार से हम ब्रिटेन और भारत की अगर तुलना करें तो कुछ 6-7 मूल अंतर जो निकल के आते हैं बेसिक हमारी और उनकी व्यवस्था में, वो इस प्रकार से आपने देखे। तो यहाँ पर हमने अध्यक्षात्मक और संसदीय की तुलना कर ली और भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली की तुलना कर ली। आशा है सरकारों का जो ये सिस्टम है दोनों आप आसानी से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस में बन सकते हैं उनको आप हैंडल कर ले जाएंगे। अब आगे जो हम शुरू करेंगे वो भारत में संघ की कार्यपालिका को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसमें हमारा तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।